गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज टॉपिक हम लोग शुरू करेंगे पवनें। पृथ्वी की धरातल पर कितने प्रकार की पवनें प्रवाहित होती हैं, इस पे डिस्कस करेंगे। टॉपिक पे चलने से पहले थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं हम लोग कि जो हम लोग वायुदाब चैप्टर शुरू किए थे, तो सबसे पहला हम लोग ने देखा था कि वायुदाब क्या है, इसका मापन कैसे किया जाता है, और साथ में ये भी देखा था हम लोगों ने कि वायुदाब को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। पहला टॉपिक हम लोग का ये था, पहला लेक्चर वायुदाब से। दूसरा लेक्चर ये था कि पृथ्वी के धरातल पर वायुदाब के कारण कौन कौन सी वायुदाब पेटियां हैं और इन वायुदाब पेटियों की उत्पत्ति का मुख्य कारण क्या है। कोई तापजन्य था और कोई गतिजन्य था। इसके साथ हम लोगों ने दूसरे लेक्चर में डिस्कस किया था समदाब रेखाएं क्या हैं, आइसोबार क्या हैं, और दाब प्रवणता क्या है, प्रेशर ग्रेडियंट क्या है। आज के टॉपिक पे हम लोग डिस्कस करेंगे। इसमें दो छोटे छोटे टॉपिक्स पहले हैं, जैसे एक फेरल का नियम क्या है, वायस-बायलेट का नियम क्या है, और इसके बाद कितने प्रकार की पवनें हैं, इस पे डिस्कस करेंगे हम लोग। तो आज जिस टॉपिक पे हम लोग डिस्कस करेंगे उसमें पहला है फेरल का नियम क्या है। पहला टॉपिक हम लोग का यही है। दूसरा टॉपिक हम लोग का है वायस-बायलेट का नियम क्या है। बायलेट लॉ क्या है। और तीसरा हम लोग का टॉपिक है, ये है पवनें। और आज जिन पवनों के बारे में डिस्कस करेंगे हम लोग, इसमें अस्थाई पवनें। तो ये आज का टॉपिक हमारा है जिस पे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आते हैं कि फेरल का नियम क्या है, या फेरल ने अपने नियम में क्या बताया है। फेरल एक अमेरिकी साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1853 में एक लॉ की खोज की, या एक रूल बताया, और यह रूल बताने का आधार था उनका कोरियालिस बल। कोरियालिस बल क्या है, हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि पृथ्वी के घूर्णन के कारण उत्पन्न होने वाली डिफ्लेक्शन फोर्स को या विक्षेपी बल को कोरियालिस बल कहा जाता है। और इसका नाम कौन दिया था, गैस्पर्ड गुस्ताव कोरियालिस, जो फ्रेंच साइंटिस्ट थे, उन्होंने दिया था। इसका क्या किया था उन्होंने, इसकी उन्होंने गणना की थी, परिमाणात्मक गणना की थी। इसके आधार पर फेरल ने यह बताया कि कोरियालिस बल के कारण उत्तरी गोलार्ध में पवनें अपने मार्ग से दाहिनी ओर घूम जाती हैं। अर्थात उत्तरी गोलार्ध में यदि कोई पवन इस तरह से चलने वाली है तो वो वास्तव में अपने दाहिने ओर घूम जाएगी। इस पवन का दाहिना क्या होगा, इस साइड होगा, तो ये अपने मार्ग से दाहिने साइड में घूम जाएगी। और यही पवन यदि दक्षिणी गोलार्ध में होगी तो दक्षिणी गोलार्ध में क्या होगी कि पवन अपने मार्ग से बाईं ओर घूम जाएगी। जैसे अगर कोई पवन इधर की तरफ जाने वाली है तो यह पवन इधर सीधे न जाकर यह अपने मार्ग में बाईं ओर घूम जाएगी, इस प्रकार। यही फेरल ने कहा था। एक अमेरिकी साइंटिस्ट थे, उन्होंने बताया कि कोरियालिस बल के कारण उत्तरी गोलार्ध में पवनें किस तरह से अपने मार्ग से प्रभावित हो जाएंगी या हट जाएंगी, और दक्षिणी गोलार्ध में पवनें अपने मार्ग से किस प्रकार हट जाएंगी या डिफ्लेक्ट हो जाएंगी। आगे वायस-बायलेट ने अपने नियम में एक नई बात कही थी। तो फेरल नियम यही है, इसको हमें याद रखना है। फेरल नियम क्या है, फेरल नियम के अनुसार बस यही उन्होंने कहा था फेरल ने कि उत्तरी गोलार्ध में पवनें अपने मार्ग से दाहिनी ओर घूम जाती हैं, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में पवनें अपने मार्ग से बाईं ओर घूम जाती हैं। बस हमें इतना याद रखना है। फेरल नियम का आगे हमें उपयोग है इसका, अभी इसको बस इतना ही जान लेते हैं, फिर आगे इसका बहुत पवनों के मार्ग में जब हम अध्ययन करेंगे तो ये नियम बार बार आएगा हमारे। दूसरा नियम क्या है, वायस-बायलेट नियम क्या है।
वायस बायलट लॉ क्या है? वायस बायलट ने कहा था कि यदि पवन जिस दिशा से चल रही हो उधर यदि हम मुंह करके खड़ा हो जाएं, जिस दिशा में जा रही हो उधर हम मुंह करके खड़े हो जाएं, तो हमारे दाहिनी ओर उच्च वायुदाब होगा, जबकि हमारे बाईं ओर क्या होगा? निम्न वायुदाब होगा। ये उत्तरी गोलार्ध में ये कंडीशन होगी। उत्तरी गोलार्ध में क्या होगी कि यदि पवन की दिशा की ओर हम अपना मुंह करके खड़े हो जाएं, तो हमारी दाहिने ओर उच्च वायुदाब और बाईं ओर निम्न वायुदाब होगा। ये उत्तरी गोलार्ध में होगा। दक्षिणी गोलार्ध में इसके ठीक विपरीत होगा कि यदि पवन की चलने की दिशा में हम अपना मुंह करके खड़े हो जाएं, तो हमारे दाहिने साइड निम्न वायुदाब होगा, जबकि बाएं साइड उच्च वायुदाब होगा। ये वायस बायलट ने कहा था। इसमें बहुत ज़्यादा याद नहीं रखना है। अगर याद किसको रखना है तो हमें फेरेल नियम को याद रखना है। वायस बायलट को बहुत अधिक याद रखने की ज़रूरत नहीं है। बस आप इतना जान लीजिए कि वायस बायलट ने क्या कहा था। तो ये हमारे दो नियम हैं, फेरेल नियम और वायस बायलट नियम, जिसमें हमेशा हमको याद रखना है फेरेल नियम। अब चलिए हम लोग देखते हैं पवनों के प्रकार, जो हम लोग का मेन टॉपिक है। जो वायस बायलट नियम है, इसको आप अपने सामने पृथ्वी के धरातल पे जो वायुदाब की पेटियां थीं, जो हमने पढ़ाया था मैप बना के पृथ्वी का, उसको देख कर रखेंगे ध्यान में तो याद आ जाएगा। फेरेल नियम तो अभी हम बता देंगे आपको, तो बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। वायस बायलट भी तुरंत याद हो जाएगा। तो आइए हम लोग, आज का टॉपिक है पवनों के प्रकार। टाइप्स ऑफ विंड। होता क्या है, हम लोगों ने पढ़ा कि यदि दो स्थानों पर वायुदाब में अंतर है, जैसे यहाँ पर हाई प्रेशर है और यहाँ पर लो प्रेशर है, यहाँ पर उच्च वायुदाब है और यहाँ पर निम्न वायुदाब है, तो पवन उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की तरफ प्रवाहित होना शुरू हो जाएगी। लेकिन यह पवन सीधे नहीं जाएगी उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की तरफ, बल्कि कोरियालिस बल इसकी दिशा को प्रभावित करेगा। और कैसे करेगा, इस पे डिस्कस आगे करते हैं। अब क्या होगा कि हम लोगों ने देखा था कि समदाब रेखाएं समान दाब वाले स्थान को मिलाकर खींची जाती हैं। ये समदाब रेखा है। सपोज कर लीजिए कि यह समदाब रेखा 1020 मिलीबार वाली है, ये 1018 मिलीबार वाली है, ये 1016 मिलीबार वाली है और ये 1014 मिलीबार वाली, ये समदाब रेखाएं हैं। और यहाँ पर दूसरी समदाब रेखाएं हैं इस प्रकार। ये समदाब रेखा सपोज कर लीजिए निम्न वायुदाब है, तो जाहिर सी बात है कि इधर की तरफ दाब बढ़ेगा। यहाँ सपोज कर लीजिए कि 1004 मिलीबार वाली समदाब रेखा है, ये 1006 मिलीबार वाली है और ये 1008 मिलीबार वाली समदाब रेखा है। अब समदाब रेखाओं के बीच में आने वाले अंतर को या दाब परिवर्तन की दर को ही दाब प्रवणता कहते हैं। अब जाहिर सी बात है कि यहाँ समदाब रेखाएं पास पास हैं, यानी कि दाब परिवर्तन की दर क्या है, अधिक है। दाब प्रवणता यहाँ पर अधिक है और यहाँ पर समदाब रेखाएं दूर दूर हैं, तो यहाँ दाब प्रवणता क्या है, कम है। बस एक चीज डिनोट कर लीजिए कि यदि दाब प्रवणता अधिक होगा तो पवनों की गति भी अधिक होगी, और यदि दाब प्रवणता कम होगा तो पवनों की गति भी कम होगी। जैसे यहाँ पर दाब प्रवणता अधिक है, तो एक उदाहरण लेते हैं कि यदि यहाँ पर पवन की वेलोसिटी 30 किलोमीटर प्रति आवर है यहाँ पर, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ दाब प्रवणता कम है, तो पवनों की वेलोसिटी इससे कम होगी। तो यहाँ पर 30 से कम होगी, जो 25 हो सकती है, 25 किलोमीटर प्रति आवर,
या इससे भी कम हो सकती है। तो दाब प्रवणता जो होती है वो पवनों की वेलोसिटी, गति को निर्धारित करती है। और दाब क्या करती है, वायु दाब क्या करता है कि पवनों की उत्पत्ति करता है। यदि दो स्थानों के दाब में अंतर है तो उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब की तरफ पवन क्या करेगी, प्रवाहित होना शुरू हो जाएगी। तो अब हम लोग आते हैं कि पवनें क्या हैं। पवनों में क्या होता है कि दाब प्रवणता के कारण जो पवनों में मोशन या मूवमेंट होता है, उसे ही, वायु में जो मूवमेंट होता है उसे ही पवन कहा जाता है। यानी पवनें क्या हैं, गतिशील वायु होती हैं। जिनमें मोशन आ जाता है, मूवमेंट आ जाता है, उन्हें ही पवन या विंड कहा जाता है। मुख्य रूप से पवनों को 3 भागों में विभाजित किया जाता है, जिसमें पहली है अस्थायी पवनें, या इन्हें ही कहा जाता है प्रचलित पवनें, या इन्हें ही ग्रही पवनें कहा जाता है। अस्थायी मतलब परमानेंट, प्रचलित मतलब प्रिवेलिंग, और ग्रही मतलब प्लेनेटरी विंड। ये 3 प्रकार की ये पवनें अस्थायी हैं, जिनको विभिन्न नामों से, अलग अलग नामों से जाना जाता है। पहली हैं अस्थायी पवनें। दूसरी जो पवनें हैं इन्हें कहा जाता है सामयिक पवनें, या इनको सीजनल विंड भी कहा जाता है। और तीसरी जो हैं इनको कहा जाता है स्थानीय, जिसको लोकल विंड्स भी कहा जाता है। पहली अस्थायी पवनें हैं, दूसरी सामयिक पवनें हैं, और तीसरी स्थानिक पवनें हैं। तो आज जो डिस्कस करेंगे ये हम लोग स्थानीय पवनें या प्रचलित पवनों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज का टॉपिक हम लोग का है अस्थायी पवनें या प्रचलित पवनें। इनको प्रचलित पवनें क्यों कहा जाता है, या अस्थायी पवनें क्यों कहा जाता है, या ग्रही पवनें क्यों कहा जाता है। अस्थायी पवनें कहने का मतलब ये है कि ये साल भर, वर्ष भर प्रवाहित होती हैं। यानी कि ये ग्रीष्म ऋतु में भी प्रवाहित होती हैं और शीत ऋतु में भी प्रवाहित होती हैं। इनको प्रचलित क्यों कहा जाता है, क्योंकि इनके प्रभाव में स्थान विशेष जहाँ ये प्रवाहित होती हैं वहाँ के मौसम और जलवायु पर ये वर्ष भर प्रवाहित होती हैं और उसको प्रभावित करती हैं। तीसरा, इनको ग्रही क्यों कहा जाता है, क्योंकि यह पूरे ग्रह पर चक्कर लगाती हैं, तो इसीलिए इनका नाम दिया जाता है। बस ये जान लीजिए कि ये जो अस्थायी पवनें हैं ये वर्ष भर प्रवाहित होती हैं और इनकी दिशा भी निश्चित होती है, इनकी विशेषता भी निश्चित होती है। तो ये पवनें मुख्य रूप से जो अस्थायी पवनें हैं, प्रचलित पवनें हैं, ये मुख्य रूप से 3 होती हैं, लेकिन इसे हम 4 भागों में डिवाइड करते हैं। तो जो पहली हमारी अस्थायी पवन है इसको कहते हैं व्यापारिक, या इसको ही सन्मार्गी, इसे ही ट्रेड विंड भी कहा जाता है। ट्रेड एक जर्मन शब्द है और इस जर्मन शब्द का मतलब है ट्रैक या निश्चित दिशा, लेकिन उसका हिंदी में ट्रांसलेशन करके व्यापारी कर दिया गया है और सन्मार्गी कर दिया गया है। ये पवनें चलती हैं, कहाँ से कहाँ चलती हैं इस पे हम लोग देखते हैं कि जो ट्रेड विंड है, ये हमारी पृथ्वी है और ये भूमध्य रेखा है, 0 डिग्री अक्षांश रेखा। यहाँ पर हम लोगों ने देखा था कि एक निम्न वायुदाब का क्षेत्र है, जब हम लोग धरातल पर वायुदाब वितरण पढ़ रहे थे। ये निम्न वायुदाब, भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब क्षेत्र है। इस भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब क्षेत्र के दोनों तरफ, उत्तर और दक्षिण में, यहां पर उत्तरी गोलार्ध में और यहां पर
दक्षिणी गोलार्ध में उपोष्णकटिबंधीय उच्च वायुदाब है। ये 25 से 35 या 30 से 35 जो भी आप चाहे लिख सकते हैं इसको, क्योंकि इसमें परिवर्तन होता रहता है। और इसी प्रकार से यहाँ भी है। ये सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर या उपोष्णकटिबंधीय उच्च वायुदाब, और ये क्या है, ये लो प्रेशर, इक्वेटोरियल लो प्रेशर है। और अभी हम लोगों ने देखा कि उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की तरफ पवनें प्रवाहित होती हैं। तो ये क्या होती हैं पवनें, जो यहाँ पर उच्च वायुदाब है और यहाँ पर निम्न वायुदाब है, तो यहाँ उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की तरफ पवन क्या होगी, प्रवाहित होगी। और इसी प्रकार दक्षिणी गोलार्ध में उच्च वायुदाब से यहां से भूमध्य रेखी निम्न वायुदाब की तरफ पवन प्रवाहित होगी। तो ये ऐसे उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की तरफ पवन प्रवाहित होगी, लेकिन ये पवन सीधे उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की तरफ नहीं आएगी। यानी कि उच्च वायुदाब क्षेत्र से इस भूमध्य रेखी निम्न वायुदाब की तरफ यह पवन सीधे नहीं आएगी, बल्कि यह फेरेल के नियम के अनुसार अपने मार्ग से घूम जाएगी, कोरियालिस बल के प्रभाव में। और यह कैसे करेगी, अभी हम लोगों ने देखा कि उत्तरी गोलार्ध में पवनें अपने मार्ग से दाहिने ओर घूम जाएंगी। तो ये सीधे पवन यहां नहीं आएगी, बल्कि ये कैसे आएगी, ऐसे आएगी, ये ऐसे आएगी, और अपने मार्ग में ये दाहिने क्या हो गई, घूम गई। इसका दाहिना क्या है, इधर है, घूम गई। तो ये अपने मार्ग से दाहिने तरफ घूम जाएगी, सीधे नहीं आएगी, यानी कि इस तरह से पवन नहीं आएगी। ये क्या करेगी, अपने मार्ग से दाहिने घूम जाएगी। तो इसकी दिशा क्या हो जाएगी, यदि दिशा देखा जाए तो ये है नॉर्थ उत्तर, ये है साउथ, और ये है ईस्ट, और ये है वेस्ट। तो इसकी दिशा क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी नॉर्थ ईस्ट से, यानी कि उत्तर पूर्व से साउथ वेस्ट, दक्षिण पश्चिम की तरफ इसकी उत्तरी गोलार्ध में दिशा हो जाएगी। इसको कहते हैं उत्तरी गोलार्ध की व्यापारिक पवनें। ये जो पवनें हैं इनको उत्तरी गोलार्ध की व्यापारिक पवनें कहा जाता है। अब दक्षिणी गोलार्ध में क्या होगा कि ये पवन उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की तरफ प्रवाहित होगी, लेकिन दक्षिणी गोलार्ध में भी कोरियालिस बल के कारण यह वायु अपने मार्ग से घूम जाएगी। और इसको कैसे घूमेगी, फेरेल ने बताया कि दक्षिणी गोलार्ध में वायु अपने मार्ग से पवनें बाईं तरफ घूम जाएंगी, यानी कि ये किधर की तरफ घूम जाएगी, इधर की तरफ घूम जाएगी। सीधे ना जाकर यह पवन अपने मार्ग में बाईं ओर घूम जाएगी, इस प्रकार से। और इसकी दिशा क्या होगी, ये दिशा होगी साउथ ईस्ट, यानी कि दक्षिण पूर्व से लेकर वेस्ट नॉर्थ, यानी कि उत्तर पश्चिम दिशा में ये प्रवाहित होगी, इस प्रकार से। दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण पूर्व से यह उत्तर पश्चिम में प्रवाहित होगी, जबकि उत्तरी गोलार्ध में यह उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम दिशा में प्रवाहित होगी। ये है दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारिक पवनें। ये उत्तरी गोलार्ध की व्यापारिक पवन थी, और यह दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारिक पवनें हैं। ये पवनें जो व्यापारिक पवनें हैं, ये वर्ष भर प्रचलित होती हैं या चलती रहती हैं, प्रवाहित होती रहती हैं। इनकी विशेषताएं क्या हैं? इनकी सबसे बड़ी विशेषता ये होती है कि शीतकाल में इन व्यापारिक पवनों की गति अधिक होती है, ग्रीष्मकाल में इनकी गति कम हो जाती है। तो पहली विशेषता है कि इन व्यापारिक पवनों में सीजनल वेरिएशन आता है। विंटर टाइम में इनकी वेलोसिटी अधिक होती है, जबकि समर सीजन में इनकी वेलोसिटी कम होती है। पहली विशेषता ये है।
दूसरी विशेषता इनकी क्या है कि ये व्यापारिक पवनें सागरीय भागों पर अस्थायी होती हैं। एग्जाम्पल के रूप में हम अगर विश्व का मैप लेते हैं, ये हमारे सामने विश्व का मैप है और इस मैप की सहायता से यदि हम देखते हैं, ये हमारी भूमध्य रेखा है और लगभग यहाँ से यहाँ के बीच उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब है। इसी प्रकार दक्षिणी गोलार्ध में यहाँ से लेकर यहाँ उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब है, हाई प्रेशर एरिया है। उत्तरी गोलार्ध में ये सब ट्रॉपिकल, और ये सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर है दक्षिणी गोलार्ध में। और ये जो एरिया है, ये भूमध्य रेखा की एरिया है, इसे कहते हैं इक्वेटोरियल लो प्रेशर एरिया। अब यहाँ पर जो पवन प्रवाहित होगी, व्यापारिक पवन, वो इस प्रकार प्रवाहित होगी। उत्तरी गोलार्ध में इस तरह से प्रवाहित होगी और दक्षिणी गोलार्ध में पवन इस प्रकार प्रवाहित होगी। इस प्रकार। तो पहली विशेषता इसकी यही थी कि इस व्यापारिक उत्तरी गोलार्ध व्यापारिक पवन और दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारिक पवन की जो गति है वो शीतकाल में अधिक होगी और ग्रीष्मकाल में कम होगी। इस बात को नोट कर लीजिएगा, याद रखिएगा। दूसरी इसकी विशेषता क्या है कि यह सागरी भागों पे अधिक अस्थायी होती है, जबकि स्थलीय भागों पर पहुंचकर यह कमजोर हो जाती है। उसका कारण यह है कि स्थलीय भाग के उच्चावच फ्रिक्शनल फोर्स के कारण इसकी वेलोसिटी को कम कर देते हैं। इसकी तीसरी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है कि यह जब सागरीय भाग से होकर प्रवाहित होती है, जैसे यहां से प्रवाहित होगी, तो सागरीय भाग से यह क्या कर लेती है, अपने साथ आर्द्रता ले लेती है। सागर से यह आर्द्रता या नमी ग्रहण कर लेती है और जब यह महाद्वीपों पर पहुंचती है तो महाद्वीपों के पूर्वी भाग में वर्षा कराती है। महाद्वीपों के पूर्वी भाग में वर्षा कराती है, इस एरिया में वर्षा कराती है महाद्वीपों के पूर्वी भाग में, जबकि पश्चिमी भाग में इनके द्वारा वर्षा नहीं होता है। यानी कि महाद्वीपों का जो पश्चिमी भाग है ये वाला, यहाँ पर वर्षा इनके द्वारा नहीं होता है। और उसका मुख्य कारण क्या होता है कि यहाँ पर अधिकतम नमी महाद्वीपों के पूर्वी भाग पर ही समाप्त हो जाती है वर्षा के माध्यम से, और पश्चिमी भाग पर ठंडी जलधाराओं के कारण इनसे वर्षा नहीं होती है। तो तीसरा फैक्ट हमें याद रखना है कि इन व्यापारिक पवनों के कारण महाद्वीपों के पूर्वी भाग में वर्षा होती है, लेकिन महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में वर्षा नहीं होती है। ये एक महत्वपूर्ण फैक्ट है। तो ये व्यापारिक पवनें किस प्रकार की हैं ये हमने देख लिया। व्यापारिक पवनों को ही ईस्टर्लीज कहा जाता है। इन पवनों को ही, व्यापारिक पवनों को ही ईस्टर्लीज कहा जाता है या पूर्वी पवनें कहा जाता है। तो ये हमारी जो पवनें थी व्यापारिक पवनें, इनकी विशेषताएं हैं वो देख लिया हम लोगों ने। जो दूसरी पवन है हमारे सामने वो है पछुआ पवन, जिसको वेस्टर्लीज या पछुआ पवनें कहा जाता है। और ये पछुआ पवनें कहाँ चलती हैं? जैसे हम लोगों ने अब याद की, रिकॉल कीजिए सेकंड लेक्चर में जो हम लोग दिखाया था शीतोष्ण कटिबंधीय निम्न वायुदाब। ये शीतोष्ण कटिबंधीय निम्न वायुदाब क्षेत्र है जो 60 से 65 डिग्री अक्षांश उत्तर और 60 से 65 डिग्री अक्षांश दक्षिण के मध्य में ये टेम्परेट लो प्रेशर जोन था। जाहिर सी बात है कि यहाँ पर उच्च वायुदाब है और यहाँ पर निम्न वायुदाब है, तो पवन उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की तरफ प्रवाहित होगी। तो पवन उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की तरफ प्रवाहित होगी।
इस प्रकार पवन को प्रवाहित होना होगा। लेकिन याद कीजिए, कोरियालिस बल के कारण यह पवन उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की तरफ सीधे नहीं प्रवाहित होगी। ये क्या करेगी? अपने मार्ग से घूम जाएगी। और कैसे घूम जाएगी? अभी हम लोगों ने फेरेल के नियम के अनुसार देखा कि उत्तरी गोलार्ध में यह अपने मार्ग से दाहिने की तरफ घूम जाएगी, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में यह अपने मार्ग से बाईं तरफ घूम जाएगी। तो ये पवन प्रवाहित किस तरह से होगी? यह पवन इस प्रकार प्रवाहित होगी। यह अपने ओर दाहिने ओर घूम जाएगी उत्तरी गोलार्ध में, यानी कि पवन उत्तरी गोलार्ध में इस तरह से प्रवाहित होगी। इस प्रकार। और दक्षिणी गोलार्ध में क्या करेगी? यह अपने मार्ग से बाईं ओर घूम जाएगी, तो यह पवन इस प्रकार प्रवाहित होगी। अब वही, ये नॉर्थ है, उत्तर है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है और ये साउथ है। तो उत्तरी गोलार्ध में ये किधर से प्रवाहित होगी? ये साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट की तरफ प्रवाहित होगी उत्तरी गोलार्ध में। और दक्षिणी गोलार्ध में किधर की तरफ प्रवाहित होगी? दक्षिणी गोलार्ध में साउथ वेस्ट से नॉर्थ वेस्ट से साउथ ईस्ट की तरफ प्रवाहित होगी दक्षिणी गोलार्ध में। पछुआ पवनों की गति ये होगी। तो दूसरी जो हमारी अस्थाई पवन है या ग्रही पवन है, वो है पछुआ पवनें। अब इन पछुआ पवनों के वितरण के बारे में जरा देख लेते हैं हम लोग। देखिए, यहां शीतोष्ण कटिबंधीय निम्न वायुदाब क्षेत्र है और इसी प्रकार यहाँ भी शीतोष्ण कटिबंधीय निम्न वायुदाब क्षेत्र है दक्षिणी गोलार्ध में। अब पवन इधर से प्रवाहित किधर हो रही है? यहाँ से पवन इस दिशा में प्रवाहित हो रही है, इस प्रकार से। और इसी प्रकार यहाँ प्रवाहित हो रही है इस प्रकार। अब हम देखेंगे कि उत्तरी गोलार्ध में स्थलीय भाग अधिक है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में स्थलीय भाग बहुत कम है। ये पवनें क्या करेंगी कि महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में, यहाँ से समुद्र से चलेंगी तो इनके साथ आर्द्रता होगी, ये वाष्पीकरण कर लेंगे जल का और अपने साथ आर्द्रता को वेपर के रूप में आत्मसात कर लेंगी। और जैसे ही ये महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में पहुंचेंगी, इनसे वर्षा हो जाएगी। इन पछुआ पवनों से महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में वर्षा होगी, जैसे यहाँ पे होगी, यहाँ पे होगी, यहाँ पर होगी और थोड़ा न्यूजीलैंड में हो जाएगी। लेकिन महाद्वीपों के पूर्वी भाग में इनसे वर्षा नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि पश्चिमी भाग में ही अधिकांश आर्द्रता वर्षण के रूप में चली आएगी, तो इनके साथ एक तो आर्द्रता नहीं बचेगी और दूसरा यहाँ पर ठंडी जलधाराएं प्रवाहित होती हैं, जिस कारण यहाँ पर वर्षा नहीं हो पाती हैं, उच्च वायुदाब का विकास हुआ रहता है। तो इन पछुआ प्रचलित पवनों की ये विशेषता एक है कि महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में वर्षा होगी, लेकिन महाद्वीपों के पूर्वी भाग में इनसे वर्षा नहीं होगी। ये तो पहली विशेषता है। दूसरी इनकी विशेषता है कि उत्तरी गोलार्ध में स्थलीय भाग की अधिकता है इस अक्षांश के बीच में, इसलिए उत्तरी गोलार्ध में ये उतनी अस्थायी नहीं होती हैं और उतना ज़्यादा प्रचंड भी नहीं होती हैं। क्यों? क्योंकि स्थल इनकी कंटिन्यूटी को भंग कर देता है, इनके जो कहा जाता है कि अविच्छिन्नता को भंग कर देता है, कंटिन्यूटी को ब्रेक कर देता है। लेकिन दक्षिणी गोलार्ध में सापेक्ष रूप से स्थलीय भाग कम होते हैं, इसलिए दक्षिणी गोलार्ध में ये पवनें बहुत तेज गति से चलती हैं, क्योंकि दक्षिणी गोलार्ध में इनको रोकने के लिए कोई स्थलीय भाग नहीं होता है।
तो जो नाविक थे दक्षिणी गोलार्ध में जाते थे, तो ये पवनें जो हैं दक्षिणी गोलार्ध में बहुत वेलोसिटी के साथ प्रवाहित होती थीं और इन पवनों से आवाज़ें निकलती थीं। पवन चलती तो जिस तरह की आवाज़ निकलती है उस तरह की आवाज़ निकलती थी। तो इसलिए नाविकों ने इन पवनों का नाम रख दिया, और नाम रखा वो बड़ा प्रचलित हो गया नाम इनका। तो सबसे पहले उस नाम को देख लेते हैं। इस मैप पे हम देख लिए कि पछुआ पवनें, या जिनको कहा जाता है कि वेस्टर्लीज, इस प्रकार प्रवाहित होती हैं दोनों गोलार्धों में। जो हमारे नाविक थे उन्होंने इसका नाम रखा, और नाम रखा जो 40 डिग्री अक्षांश रेखा पर प्रवाहित होती थीं, इनको उन्होंने कहा गरस्ता चालीसा। रोअरिंग फोर्टीज, गरस्ता चालीसा। जो 50 डिग्री अक्षांश रेखा के पास प्रवाहित होती थीं पवनें, इसका उन्होंने नाम रखा प्रचंड पचासा। फ्यूरस 50, प्रचंड पचासा नाम रखा उन्होंने। जो 50 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के पास प्रवाहित होती थी उनको उन्होंने कहा प्रचंड पचासा। और जो 60 डिग्री अक्षांश के पास पवनें प्रवाहित होती थीं उनको उन्होंने कहा चीखती साठा। सिकिंग 60 या चीखती साठा, ये नाम उन्होंने रखा। गरस्ती चालीसा, रोरिंग 40s, प्रचंड पचासा, फोरस 50s और चीखती साठा, श्रिकिंग 60, ये उन्होंने नाम रखा, उपनाम रखा। ये याद रखना हमें, क्योंकि ये पूछा जाता है कि ये किसका नाम है। ये दक्षिणी गोलार्ध में जो पछुआ पवनें प्रवाहित होती हैं इन्हीं का नाम रखा था नाविकों ने, क्योंकि इनसे ये बहुत वेलोसिटी से चलती थी, तो घर्षण के कारण आवाज़ उत्पन्न होती थी। जो फ्रिक्शनल फोर्स के कारण जो साउंड जनरेट होता था उसी के आधार पर नाविकों ने इसका नाम रख दिया। तो ये हमारी दूसरी पवन है, पछुआ पवनें। अब तीसरी पवन के बारे में हम लोग आते हैं। तीसरी पवनें हैं जिनको कहा जाता है ध्रुवीय पवनें। पोलर विंड्स। ध्रुवों पे हमेशा उच्च वायुदाब बना रहता है। यहाँ पर हमेशा उच्च वायुदाब बना रहता है ध्रुवीय क्षेत्र पर, उत्तरी गोलार्ध में भी और दक्षिणी गोलार्ध में भी। जाहिर सी बात है कि यहाँ पर उच्च वायुदाब है और यहाँ शीतोष्ण कटिबंधी, जिसको सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट कहा जाता है, यानी कि इसको शीतोष्ण कटिबंधी निम्न वायुदाब या उपध्रुवीय निम्न वायुदाब कहा जाता है, जो उत्तरी गोलार्ध में 60 से 65 डिग्री अक्षांश और दक्षिणी गोलार्ध में भी 60 से 65 डिग्री अक्षांश के मध्य होता है। तो उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की तरफ पवन प्रवाहित होगी। लेकिन अभी हम लोगों ने देखा कि फेरेल के अनुसार उत्तरी गोलार्ध में ये पवनें अपने मार्ग से दाहिने ओर घूम जाएंगी। तो ये पवनें सीधे नहीं प्रवाहित होंगी, दाहिने घूम जाएंगी। तो ये इस प्रकार प्रवाहित होंगी और इनकी दिशा क्या हो जाएगी? इनकी दिशा हो जाएगी उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम। उत्तरी गोलार्ध में ये ध्रुवीय पवनें इस प्रकार प्रवाहित होंगी
और दक्षिणी गोलार्ध में यही पवनें इस प्रकार प्रवाहित होंगी। ये अपने मार्ग से बाएं घूम जाएंगी और ये इस प्रकार चलेंगी। तो दक्षिणी गोलार्ध में इनकी जो दिशा हो जाएगी वो ऐसे हो जाएगी, साउथ ईस्ट से नॉर्थ वेस्ट की तरफ। तो ये 3 प्रकार की पवनें थीं, जिसमें पहली है व्यापारिक पवन या ट्रेड विंड, दूसरी थी पछुआ पवन और तीसरी है ध्रुवीय पवनें या पोलर विंड्स। ये 3 प्रकार की अस्थायी पवनें हैं। लेकिन एक चौथी प्रकार की भी पवन होती है, और वो पवन कौन सी है, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। जो ये भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब क्षेत्र है, ये यहाँ पर पवनें इस प्रकार प्रवाहित होती हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि इधर की तरफ पवनें अधिक इकट्ठी हो जाती हैं, या कहा जाए कि ये जो बीच का डोलड्रम क्षेत्र होता है, और डोलड्रम क्षेत्र क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत निम्न, बहुत मंद गति से क्षैतिज पवनें चलती हैं, बल्कि यहाँ पर नीचे से ऊपर की तरफ पवन चलती हैं, जिसको कहते हैं वर्टिकल फ्लो ऑफ एयर, यानी कि धरातल से ऊपर वायु प्रवाहित होती हैं। तो यहाँ भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब क्षेत्र पर क्या होता है कि बहुत मंद गति से पश्चिम से पूर्व की तरफ इस तरह से पवन प्रवाहित होती है। इस प्रकार से पवन प्रवाहित होती है पश्चिम से पूर्व दिशा में मंद गति से। इसको कहते हैं डोलड्रम या विषुवत रेखीय पछुआ पवनें। ये डोलड्रम की पेटी है। और क्यों डोलड्रम की पेटी कहते हैं, ये हम लोगों ने देखा था जब वायुदाब पेटियां पढ़े थे हम लोग, तो वहाँ पे देखे थे। तो यहाँ पर जो पवन प्रवाहित होती है ये पश्चिम से पूर्व दिशा में प्रवाहित होती है, और यह भूमध्य रेखा पर प्रवाहित होती है, भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब में प्रवाहित होती है मंद गति से। इसलिए इसको कहते हैं विषुवत रेखीय पछुआ पवनें, डोलड्रम में प्रवाहित होने वाली। ये भी वर्ष भर लगभग प्रवाहित होती है, लेकिन सागरीय भागों पर यह अस्थायी होती है, स्थलीय भागों पर यह शीतकाल में तो प्रवाहित होती है, लेकिन ग्रीष्म काल में यह नहीं प्रवाहित होती है या कमजोर हो जाती है। लेकिन ये वर्ष भर प्रवाहित होती है एक तरह से मान लीजिए। और इन्हीं पछुआ पवनों के कारण ही जो विषुवतीय पछुआ पवनें हैं, इन्हीं पवनों के कारण हमारा दक्षिण पश्चिम मानसून इसकी उत्पत्ति होती है। यही विषुवत रेखीय पछुआ पवनें हमारे भारत के मानसून की उत्पत्ति में सहायक होती हैं। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात थी कि जो ये व्यापारिक पवनें हैं, ये व्यापारिक पवनें भी दक्षिण एशिया के दक्षिण पश्चिम मानसून की उत्पत्ति में सहायक होती हैं। तो याद रखिएगा कि ये व्यापारिक पवनें मानसून की उत्पत्ति में सहायक होती हैं, साथ में विषुवत रेखीय पछुआ पवनें भी मानसून की उत्पत्ति में सहायक होती हैं। तो ये हमारी 4 मुख्य पवनें हैं जो वर्ष भर प्रवाहित होती हैं पृथ्वी के धरातल पर। इसके साथ एक प्रकार की पवन और है जिसको हम लोग देखते हैं भूविक्षेपी पवन। तो ये मुझे पूरी उम्मीद है कि ये समझ में आ गया आप लोगों को कि ये 3 जो प्रचलित पवनें हैं, जो अस्थायी पवनें हैं, उसमें पहला है ट्रेड विंड या व्यापारिक पवनें या सन्मार्गी पवनें। इनको ईस्टर्लीज भी कहा जाता है, पूर्वी पवनें भी कहा जाता है। दूसरी हैं पछुआ पवनें, जिनको वेस्टर्लीज कहा जाता है। दक्षिणी गोलार्ध में ये अधिक सशक्त होती हैं, जबकि उत्तरी गोलार्ध में ये कम सशक्त होती हैं। तीसरी जो पवन है वो है ध्रुवीय पवनें, उत्तरी गोलार्ध में भी और दक्षिणी गोलार्ध में भी। और चौथी पवन थी जो यहाँ विषुवत रेखा पर पश्चिम से पूर्व की ओर प्रवाहित हो रही थी। इससे हम लोगों ने देखा और इसका नाम है विषुवतीय पछुआ पवनें, जो डोलड्रम की पेटी में प्रवाहित होती हैं। ये डोलड्रम क्या होता है? ये डोलड्रम शांत वायुमंडलीय दशा वाला क्षेत्र होता है, जहाँ पर क्षैतिज प्रकार से या पृथ्वी के धरातल के समानांतर पवनें नहीं चलती हैं। यहाँ पर नीचे से ऊपर की तरफ गर्म होकर पवनें चलती हैं, यानी कि वर्टिकल फ्लो ऑफ एयर होता है। इसे ही डोलड्रम की पेटी कहा जाता है। और डोलड्रम की पेटी की विशेषता ये होती है कि यह सागरों पर अस्थायी होती है, जबकि स्थलीय भाग पर यह वर्ष में विलुप्त हो जाती है कभी कभी।
तो ये 4 प्रकार की कुल मिलाकर हमने अस्थायी पवनें देखा। एक अलग प्रकार की पवन है जिसको कहते हैं भूविक्षेपी पवन, जियोस्ट्रॉफिक विंड। ये क्या है इसको देख लेते हैं हम लोग। भूविक्षेपी पवन, भूविक्षेपी पवन क्या होता है कि पृथ्वी के धरातल से ऊपर 2 से 3 या 4 किलोमीटर की ऊंचाई पर जाते हैं तो वायुमंडल में ऊपर बढ़ने पर उच्चावचों द्वारा जो पवनों के प्रवाह में फ्रिक्शन होता है, घर्षण होता है, वो कम हो जाता है। और हम लोगों ने क्या देखा था कि जैसे समदाब रेखाएं हैं, सपोज कर लीजिए कि इधर हाई प्रेशर है और इधर लो प्रेशर है, तो हम लोगों ने देखा था कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर पवनें प्रवाहित होती हैं इस प्रकार, यानी कि समदाब रेखाओं को यह 90 डिग्री पर काटते हुए प्रवाहित होती हैं। ये देखा था हम लोगों ने। लेकिन धरातल से ऊपर क्या होता है कि फ्रिक्शनल फोर्स के कम होने से एक तरह का क्या होता है कि भूविक्षेपक बल और समदाब रेखाओं में संतुलन स्थापित हो जाता है। तो पवनें क्या प्रवाहित होती हैं ऊपर, ये समदाब रेखाओं के समानांतर प्रवाहित होने लगती हैं। यानी वायुमंडल में 2 से 3 किलोमीटर ऊपर जाने पर पवनों में इस प्रकार का बहाव या प्रवाह नहीं देखा जाता है जैसा धरातल पर देखा जाता है, बल्कि ऊपर जाने पर पवनें वायुदाब रेखाओं के समानांतर प्रवाहित होने लगती हैं इस प्रकार से। इसे ही भूविक्षेपी पवन या जियोस्ट्रॉफिक विंड कहा जाता है। इसका सीधा सीधा सा मतलब होता है कि पृथ्वी के धरातल से ऊपर जाने पर भूविक्षेपी बल एवं दाब प्रवणता बल, दाब प्रवणता के कारण ही पवनें उत्पन्न होती हैं, तो दाब प्रवणता एवं भूविक्षेपी बल में संतुलन स्थापित हो जाता है, जिस कारण पवनें समदाब रेखाओं के समानांतर प्रवाहित होने लगती हैं। जैसे जैसे समदाब रेखाएं, जैसे सपोज कर लीजिए यह 1010 मिलीबार की समदाब रेखा है, यह 1008 मिलीबार की समदाब रेखा है और यह 1006 मिलीबार की समदाब रेखा है। इसी प्रकार यह 1004 मिलीबार की समदाब रेखा है। पवन वास्तव में धरातल पर कैसे जाएगी, यहाँ पर उच्च वायुदाब है और यहाँ पर निम्न वायुदाब है, तो पवन धरातल पर इस प्रकार प्रवाहित होगी। लेकिन वायुमंडल में ऊपर दाब प्रवणता बल और भूविक्षेपी बल में संतुलन हो जाने के कारण पवनें समदाब रेखाओं के समानांतर प्रवाहित होंगी इस प्रकार से। इस प्रकार की जो पवन प्रवाहित होगी इसे ही कहा जाता है भूविक्षेपी पवन या जियोस्ट्रॉफिक विंड। तो फ्रेंड्स, ये आज का हमारा टॉपिक था। मुझे पूरी उम्मीद है कि यह टॉपिक आपको समझ में आया होगा। आप एक बार इसको ध्यान से पढ़िएगा, चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आएंगी। लेक्चर को दोबारा सुन के पढ़िएगा अगर समझ में ना आए तो, और एक बार आप एनसीईआरटी की बुक से भी हेल्प लेके पढ़ सकते हैं। तो ये आज का हमारा टॉपिक था। ये प्री पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत महत्वपूर्ण है। ये प्रचलित पवनों की सबसे बड़ी विशेषता होती है कि ये धरातल पर मौसम और जलवायु को निर्धारित करने में या प्रभावित करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, और इनके द्वारा ही वैश्विक स्तर पर वर्षा के प्रतिरूप का भी निर्धारण किया जाता है। तो इस रूप में ये पवनें बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ये समझ में आया होगा आपको। तो आज क्लास यहीं हम ऑफ करते हैं, छोड़ते हैं। फिर अगले क्लास में हम लोग समसामयिक पवनों के बारे में चर्चा करेंगे, सामयिक पवनों के बारे में, जिसको लोकल सीजनल विंड कहा जाता है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो आज क्लास में यहीं ऑफ करता हूँ। थैंक यू।